Dear student, a very good morning to all of you. As you know that we are discussing about the chapter 31, section 413 to 435, titled Appeal. We have already discussed various provisions under the appeal from the last two videos. It is now concluding video in which we will discuss the section 430 to 435, which is the last section of this appeal. As I have already told you that it is a very large section and there are so many provisions related to appeal has been placed under this whole BNSS. And if you see the very brief chart of this appeal, जिसमें कि हम लोगों ने पूरा का पूरा एक समराइज वे में अपील को डिस्कस किया था कि अपील के अंतर्गत सेक्शन 421 टॉक्स अबाउट द स्पेशल राइट टू अपील इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 423 टॉक्स अबाउट द पिटीशन ऑफ अपील, सेक्शन 424 टॉक्स अबाउट द वन अपीरेंट इन जेल। तीन सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कि कहा गया कि कब किस अक्यूज को अपील का स्पेशल राइट्स मिलेगा, क्योंकि अगर जजमेंट अगर ट्रायल कोर्ट दे दिया है अपील, अगर उस ट्रायल कोर्ट में एक से ज़्यादा एक्यूज को कन्विक्शन दिया गया है तो हर एक एक्यूज को अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। 423 टॉक्स अबाउट द पिटीशन ऑफ अपील। अपील की पिटीशन कैसे होगी? एक प्लेन पेपर में अपील की पिटीशन दी जाएगी। एक जैसे कि साधारण केसेस के मामले में जो भारी भरकम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया जाता है वो नहीं होगा, बल्कि अपील की एक साधारण पिटीशन जो है वो जो तैयार की जाएगी अपीलांट के द्वारा और उसमें जजमेंट की कॉपी लगाई जाएगी। बस सिंपल सा प्रोसीजर है अपील को अपील अपेलेट कोर्ट में अप्लाई करने के लिए। सेक्शन 424 टॉक्स अबाउट द व्हेन अपीलांट इन जेल। ज्यादातर केसेस में अपील जो अपीलांट है, अपीलार्थी है, वो आफ्टर द ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो अगर अपीलार्थी जेल में है तो कैसे वो अपनी अपील देगा? वो जेल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल के माध्यम से ये अपील जो है वो जो है फॉरवर्ड की जाएगी कॉम्पिटेंट अपीलेट कोर्ट को। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ अपील में हमने देखा था कि अपील कितने प्रकार की होती है। तो हम लोगों ने 5 प्रकार की अपील देखा था। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन किया गया तो उसके खिलाफ वो उस कन्विक्ट पर्सन को राइट है वो अपील करने का, सेक्शन 415 में। सेक्शन 419 में हम लोगों ने देखा था अपील अगेंस्ट एक्विटर। अगर किसी एक्यूज को जो एक्विट किया गया है तो ऐसे स्थिति में प्रोसिक्यूशन या विक्टिम जो है वो उस एक्विटर के अगेंस्ट अपील करेगा अंडर सेक्शन 419। उसके बाद अपील अगेन एनहांसमेंट। अगर प्रोसिक्यूशन को लग रहा है कि एक्यूज को जो सजा दी गई है वो कम दी गई है तो ऐसी स्थिति में 418 में जो है बात की गई है कि अपील के सजा को बढ़ाने के जो ट्रायल कोर्ट के सजा को बढ़ाने के लिए अपील कोर्ट में जाने का प्रावधान 418 में है। अपील इन अदर केसेस, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर जो है वो कोई बॉन्ड भराया जा रहा है, पीस का बॉन्ड भराया जा रहा है या सदाचार में रहने का बॉन्ड भराया जा रहा है तो ऐसे स्थिति में सेक्शन 14 के अंतर्गत अपील की जाएगी। और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने कोई सजा दी है तो उसकी अपील के खिलाफ जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट सेक्शन 420 में कहा गया है। अब यहाँ पर प्रोसीजर, इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ केसेस में अपील नहीं किया जा सकता है। नो अपील अनलेस प्रोवाइडेड। सेक्शन जो पहला सेक्शन है 413 में ये कहा गया है कि अपील तभी होगा जब अपील का राइट जो है बीएनएसएस के किसी प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है। अगर अदरवाइज अपील का राइट नहीं है, अपील का कोई प्रावधान नहीं है तो अपील नहीं किया जा सकता है। नो अपील एक्यूज प्लीड गिल्टी। अगर सेक्शन 416 में बताया गया है कि अगर एक्यूज जो है गिल्ट प्लीड कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उसके उस प्लीड गिल्ट के अगेंस्ट जो है कोई अपील नहीं की जाएगी। नो अपील इन पीटी केसेस। अगर पीटी केसेस है तो सेक्शन 417 में कोई अपील नहीं किया जाएगा। अब आइए प्रोसीजर में कहा गया है अपील हाउ हर्ड। अपील कैसे सुनी जाएगी अपीलेट कोर्ट के द्वारा। अपील समरली डिसमिस कब और किन परिस्थितियों में? सेक्शन 425 बताता है कि अपील जो है अपीलेट कोर्ट के द्वारा जो है मात्र देखने के मात्र से समरली जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया दिया जाएगा अगर कोई जो है सफिशिएंट ग्राउंड नहीं बनता है अपील करने का। और सेक्शन 426 में बताया गया कि अपीलेट कोर्ट कब जो है अपील जो है समरली डिसमिस नहीं कर सकती है। सेक्शन 433 अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो बताया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में अगर जजेस जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, अगर अपीलेट कोर्ट के जजेस डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। 433 बताया। 434 बताया गया एक बार अपीलेट कोर्ट ने मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो उसके खिलाफ फाइनलिटी ऑफ अपील के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। 434 में बताया गया है।
और इसमें क्या है कुछ मिसलेनियस केसेस भी बताया गया है। 427 में बताया गया पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, 428 में बताया गया जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, और 432 में बताया गया है अपीलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस। अपीलेट कोर्ट को राइट है कि वो फर्दर एविडेंस दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा समराइज में जो है पूरा का पूरा अपील जो है हम लोगों ने एक नज़र में इसको डिस्कस किया है। अब आइए जो बचा हुआ सेक्शन है 430 टॉक्स अबाउट द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। दोस्तों याद रखिएगा, जब अपील कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है और उस फैसले में अक्यूज को कन्विक्शन कहा गया है और मान लीजिए 5 साल या 10 साल की सजा दे दी गई है, तो तुरंत ही अक्यूज को जो है वहीं से जेल भेज दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि एक ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद जो है एक्यूज को जेल भेज दिया गया है और उसके बाद एक्यूज ने जो है अपील में वो अपने मैटर को ले आया है, यानी अपील पेंडिंग है, तब ऐसी स्थिति में उस एक्यूज के साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में जो है ये सेक्शन 431 का सब क्लास 430 का सब क्लास 1 ये कहता है पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन। अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन ने कोई अपील की है और वो अपील पेंडिंग है, द अपीलेट कोर्ट में, ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट जो है फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन को रिकॉर्ड करते हुए बाय इट इन राइटिंग में अपीलेट कोर्ट जो है रीजन को रिकॉर्ड करेगी, ऑर्डर दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और द ऑर्डर अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड। तो जो ऑर्डर अपीलेट ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को दिया है, मान लीजिए 5 साल की सजा 10 साल की सजा दिया है, उस सजा को जो है वो जो है वो अपील के पेंडिंग रहने के दौरान जो है वो सस्पेंड किया जाएगा। यानी कि अगर एक्यूज ने अपील कर दिया है और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि जो सजा दी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा वो तब तक एग्जीक्यूटेड ना हो जब तक कि अपील का जजमेंट ना आ जाए, अपीलेट कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो रीजन को रिकॉर्ड करके राइटिंग में एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस पर जो है वो स्टे कर सकता है। यानी कि एक्यूज को तब तक सेंटेंस न दिया जाए जब तक कि अपीलेट कोर्ट का वर्डिक्ट ना आ जाए अगेंस्ट द सस्पेंशन एंड आल्सो इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट, और अगर एक्यूज ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के बाद उसे जेल में भेज दिया गया है, देन ही बी रिलीज ऑन बेल, तो ऐसी स्थिति में उसे जेल से है वो बेल के द्वारा बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा और इज ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड, या तो खुद का बॉन्ड दे देगा, पर्सनल बॉन्ड दे देगा, या बेल बॉन्ड साइन कर जो है एक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा। सेक्शन 430 का सब क्लॉज 1 ये बता रहा है। ठीक है, अब आइए दोस्तों 430 का सब क्लॉज 2 ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट कोर्ट शैल बिफोर रिलीजिंग ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड प्रोवाइडेड, फर्स्ट क्लॉज में बता रहा है कि अगर एक्यूज जो है अपील कर दिया है तो सजा को तब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलेट कोर्ट का जजमेंट ना हो जाए, और अगर एक्यूज जेल में है तो ऐसी स्थिति में उसे पर्सनल बॉन्ड पर जो है वो रिलीज किया जाए या बेल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरे में बताया गया है कि अपीलेट कोर्ट जो है वो बॉन्ड और बेल बॉन्ड को कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज करने से पहले who is convicted of an offense punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term of not less than 10 years shall give opportunity to the public prosecutor। अगर कोई convicted person ऐसा है जिसे कि ट्रायल कोर्ट ने जो है वो डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा दी है, अगर ट्रायल कोर्ट ने काफी हार्श पनिशमेंट दिया है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा की सजा अगर किसी एक्यूज को दी है और अगर उसका मामला अपील में पेंडिंग है और अपीलेट कोर्ट चाह रही है कि उसके जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करना है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि शैल गिव अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब तक सेंटेंस को सस्पेंड तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सो कॉल्ड नोटिस देकर और उसे राइटिंग में उस रिलीज के अगेंस्ट जो है वो कोई राइटिंग में कोई उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जब तक कि राइटिंग में कुछ आ ना जाए तब तक, यानी उसको राइटिंग में सुना ना जाए तब तक
अपीलेट कोर्ट जो है वो एक्यूज के सेंटेंस को सस्पेंड नहीं कर सकती है। अगर फिर से इसको देखें दोस्तों दोनों इस क्लॉज को, तो सेक्शन 1 में 430 के क्लॉज 1 में कहता है कि अगर अपील पेंडिंग है और ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को सजा दी है, तो ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट उसे जो है वो बेल पर छोड़ दिया जाएगा और यानी कि उसके जो ट्रायल कोर्ट के जो सेंटेंस है उसको स्थगित कर दिया जाएगा, और अगर उसे जेल में भेज दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे बेल बॉन्ड या बॉन्ड बढ़ाकर उसे रिलीज कर दिया जाएगा। ये क्लास 1 में कहता है। क्लास 2 में कहता है यदि अपीलेट कोर्ट ऐसे कन्विक्टेड पर्सन को खुद से या बेल बॉन्ड या बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले जिस व्यक्ति को कन्विक्टेड किया गया है वो किसी ऐसे मामले में जिसमें कि डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर की सजा सुनाई गई है, ऐसी स्थिति में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो रिटन में लिख कर दे कि हम क्यों नहीं बेल पर उसे नहीं छोड़े। अर्थात वो ये प्रोवाइड अर्थात वो उस उपरोक्त फर्स्ट क्लॉज का ये एक्सेप्शन है जहां ये कहा गया है कि अगर एक्यूज ने अपील कर दिया है तो उसे हर स्थिति में जो है वो बेल बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है कि बेल बॉन्ड पर अगर एक्यूज जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी या फिर 10 ईयर से ज़्यादा का अगर पनिशमेंट अगर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बात को लीक करना दे क्योंकि क्यों नहीं उसके बेल पर छोड़ा जाए। Provided further में कहा गया है that in cases where a convicted person is released on bail, it shall be open to the public prosecutor to file an application for the cancellation of the bail. Provided further में कहा गया दोस्तों कि यदि याद रखिएगा कि अगर ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुनने वाला जो मामला है वो सिर्फ डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल से ज्यादा का अगर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया है तभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को राइटिंग में ये लिख के देने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर उससे कम का यानी 10 साल से कम का कोई सजा अगर ट्रायल कोर्ट दिया है तो ऐसी स्थिति में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बगैर सुने ही जो उसके सेंटेंस को सस्पेंड करने की पावर अपीलेट कोर्ट को है। यानी कि 10 साल से कम की अगर ट्रायल कोर्ट की सजा ट्रायल कोर्ट ने किसी एक्यूज को 10 साल से कम की सजा दी है तो ऐसी स्थिति में अगर उसने अपील कर दिया है तो अपीलेट कोर्ट को लगता है कि सजा को सस्पेंड कर दिया जाए तो बगैर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने वो सजा को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड में कहा गया है कि अगर सजा 10 साल से ज्यादा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी का है तब बगैर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिटन में लिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। तीसरा क्लॉज कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर में कि वेयर अ कन्विक्टेड पर्सन रिलीज ऑन बेल, तो ऐसी स्थिति में जो है यदि कन्विक्टेड पर्सन को बेल पर छोड़ा जा रहा है, यहाँ पर सेल शब्द का प्रयोग किया गया यानी कि मैंडेटरी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कि वो हमेशा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए हमेशा ओपन रहेगा कि जब चाहे वो बेल बॉन्ड को कैंसिलेशन के लिए जो है वो कोर्ट में आ सकता है। यानी कि अगर कन्विक्टेड पर्सन को बेल या बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया अंडर सेक्शन 430 सब क्लॉज 1 तो सब क्लॉज फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसके पास हमेशा ओपन रहेगा कि कभी भी वो जो है वो उस ऐसे कन्विक्टेड पर्सन को जिसे बेल पर छोड़ा गया है वो बेल के कैंसिलेशन के लिए जो है वो यानी कि अगर बेल बॉन्ड का वो वायलेशन कर रहा है तो उसको जो है बेल या बेल बॉन्ड को कैंसिल किया जा सकता है और उसके कैंसिल के लिए एप्लीकेशन कभी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगा सकता है। सेक्शन 430 का क्लास 2 कर रहा है द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन ऑन एन अपीलेट कोर्ट मे बी एक्सरसाइज आल्सो बाय द हाई कोर्ट in the case of an appeal by a convicted person to a court subordinate thereto। यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कि क्लास 2 में कहा गया है जो अपीलेट कोर्ट की पावर है इस अपीलेट कोर्ट को जो पावर है सेंटेंस को सस्पेंड करने का वो सारे पावर जो है वो हाई कोर्ट को भी होगी अगर हाई कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट के भांति कार्य कर रहा है तो वो सीधा सा सिंपल है दोस्तों। तीसरा क्लास कर रहा है वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेटिस्फाइड the court by which he is convicted that he intend to present an appeal, the court said। जैसे ही ट्रायल कोर्ट जो है अगर कोई एक्यूज को कन्विक्ट कर रही है और एक्यूज इस बात को सेटिस्फाई कर देता है ट्रायल कोर्ट में कि वो इस सजा के खिलाफ अपील करेगा तो ऐसी स्थिति में कहा गया है वेयर सच पर्सन बीइंग जेल, यदि वो ऐसा व्यक्ति जो है जो जेल जाने वाला है इस सेंटेंस टू इन इम्प्रिजनमेंट इन टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, या 3 साल से ज्यादा की सजा अगर नहीं है
अगर 3 साल तक से कम की सजा दी गई है, या और वेयर द ऑफेंस ऑफ सच द पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड एज ए बेलेबल वन। यानी कि दो चीजें दोस्तों बताई गई है कि अगर ट्रायल कोर्ट किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया है और उसको सजा जो है वो 3 साल से कम दिया गया है, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस के लिए सजा दिया गया है जो वेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर दैट कन्विक्टेड पर्सन बी रिलीज ऑन बेल। तो ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट को ही राइट है कि वो चाहे तो एक्यूज को बेल पर रिलीज कर दे, अनलेस देयर आर स्पेशल रीजन फॉर रिफ्यूजिंग बेल फॉर सच period as will afford sufficient time to the present the appeal and the obtain the order of the appellate court under subsection 1 and the sentence of the imprisonment shall so long as he is to release on bail be deemed to be suspended। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, सेक्शन जो सेक्शन 3 कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्विक्ट पर्सन को स्वयं बेल पर छोड़ देगा। यानी 3 साल से कम का अगर सजा दी जा रही है या किसी वेरिएबल मामले में अगर सजा दी जा रही है तो सामान्यतः जो है वो जो ट्रायल कोर्ट है उसी वक्त एक्यूज को जो है वो बेल पर छोड़ देगा, और जब तक कि उसके पास बेल को रिफ्यूज करने का कोई स्पेशल रीजन न हो। यह बेल बॉन्ड तब तक साइन कराया जाएगा जब तक कि उसके पास अपील करने का अधिकार है, यानी जब तक अपील न कर दे इस दौरान तक का वो बेल बॉन्ड जो है भरा कर जो है उसे अपील एक्यूज को जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। सेक्शन 430 का क्लॉज 4 कह रहा है व्हेन द appellant is ultimately sentenced to the imprisonment for a term or the imprisonment for a life, the time duration which he is so released shall be excluded in computing the term for which he is so sentenced। दोस्तों यहाँ बात की गई है कि अगर एक्यूज को जो है अगर बेल पर छोड़ा जाएगा और तो ऐसी स्थिति में जितने दिन वो जेल से बाहर रहा है वो जब उसकी सेंटेंस में उतनी मात्रा जो है वो घटा दिया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि वो अगर वो यदि कन्विक्टेड पर्सन को सजा सुनाई कन्विक्टेड पर्सन को जो है अगर कन्विक्शन पर्सन को जो है वो 5 साल की सजा सुनाई जाए या 3 साल की सजा सुनाई दी गई है और 1 साल वो जेल में रहने के बाद 6 महीने वो बाहर आ गया और फिर उसके बाद फिर वो जेल चला गया, तो ऐसे जितने दिन वो बाहर रहेगा उतने दिन तक 3 साल की जो सजा होगी उसको एक्सक्लूड की जाएगी। यानी कि 3 साल की सजा उसे जेल में रहकर ही पूरी करनी है हर हालत में। इस दौरान अगर जितने दिन भी वो बॉन्ड पर बाहर आएगा या बेल बॉन्ड पर बाहर आएगा या रिलीज किया जाएगा उस दिन वो सजा में से वो सजा उतने जो बाहर वाले रहने वाले जो दिन है उसकी अवधि जो है वो काट के उसकी सजा को भुगतेगा। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 4 ये कह रहा है कि अपीलेट कोर्ट अल्टीमेटली जो है कन्विक्टेड पर्सन को अगर इम्प्रिजनमेंट देता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देता है तो जिस समय तक उसे बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा उस टर्म को एक्सक्लूड करते हुए उसे सेंटेंस दिया जाएगा। अर्थात जितना समय वो बेल पर रिलीज किया जाएगा उतना ही समय उसे जेल में, जितना बेल पर रहेगा उससे उतना ही ज़्यादा ही उसे जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि उसकी 6 महीने की सजा अगर 6 महीने के लिए बेल पर रिलीज किया गया है तो 6 महीने जो है ज़्यादा उसे जेल में रहना पड़ेगा। ये बात सेक्शन 430 का सबको पूरे करता है। अब आइए सेक्शन 431 अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्यूटर। When an appeal is presented under section 419 जहां पर कि 419 के तहत अपील प्रेजेंट किया गया है, द हाई कोर्ट में इशू अ वारंट। तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है वारंट इशू करेगा, डायरेक्टिव द एक्यूज बी अरेस्टेड, और ऐसे वारंट के द्वारा एक्यूज को अरेस्ट करवाएगा एंड ब्रॉट बिफोर इट, और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का आदेश देगा। यानी कि जैसे ही अपील 490 के अंतर्गत प्रेजेंट की जाती है तुरंत हाई कोर्ट जो है वारंट इशू करके एक्यूज को जो है वो कोर्ट में बुलाएगा, और एनी सॉवर्नेट कोर्ट एंड द कोर्ट बिफोर विच ही इज ब्रॉट, यानी किसी सॉवर्नेट कोर्ट के समक्ष उसे कहेगा कि प्रस्तुत हो जाए, या जिस भी कोर्ट के सामने वो लाया जाता है, मे कमिट हिम टू प्रेजेंट, उसे तुरंत ही जेल भेज दिया जाएगा, पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ अपील और एडमिट हिम टू, या तो जब तक कि सजा पेंडिंग है तब तक वो जेल में रहेगा या फिर उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा। 431 ये कह रहा है। दोस्तों 431 उन लोगों को अरेस्ट करने का आदेश देता है हाई कोर्ट के द्वारा जिसको ट्रायल कोर्ट ने रिहा कर दिया है, लेकिन यदि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि उसे क्यों रिहा किया गया, उसको रिहा ना करके बस उसको जेल में भेजा चाहिए, तो ऐसी स्थिति में लोअर कोर्ट जो है जिस व्यक्ति को रिहा किया है अपीलेट कोर्ट उसे तुरंत जो है वो जेल में भेजने का आदेश देगी।
जहां 419 के अंतर्गत यदि कोई अपील फाइल की गई है, ऐसे मामले में हाई कोर्ट को उस अपील को सुन रहा है और हाई कोर्ट को यह आदेश पारित कर सकता है कि एक्यूज को अरेस्ट करके उसको कोर्ट प्रोड्यूस किया जाए और जब तक जेल में रखने का आदेश दे सकता है जब तक कि अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर है कि अब जब सजा दे दी गई है तो जेल से बाहर रखना जाएगा 430 में, जबकि सजा दे दी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और फिर अपील कोर्ट को लगता है उससे जेल में रहना ज़्यादा जस्टिफाई होगा। तो ऐसे स्थिति में एक्यूज को 431 के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट जो है, अगर ट्रायल कोर्ट अगर रिहा की हुई है तो अपीलेट कोर्ट को पावर है कि उसको तुरंत जेल में डाल दे, तब तक जेल में रहे जब तक कि अपीलेट कोर्ट जो है उस मामले का डिस्पोजल नहीं कर देती है। तो ये बात या फिर उसे या तो उसे जेल में रख देगी या फिर बॉन्ड पर छोड़ देगी। ये दोनों ही पावर अपीलेट कोर्ट को जो है वो 431 के अंतर्गत दिया गया है। 431 टॉक्स अबाउट द अपीलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। ज्यादातर मामलों में होता है कि ट्रायल कोर्ट जो है सारे एविडेंसेस को जो है वो ट्रायल के दौरान ले लेता है, लेकिन मान लीजिए कुछ अपीलेट कोर्ट को लगता है कि मामले की सुनवाई के लिए कुछ फर्दर एडिशनल एविडेंसेस की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में 432 में बताया गया है कि इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी अपील जो है अगर अपीलेट कोर्ट डील कर रहा है, द अपीलेट कोर्ट इफ इट थिंक अपीलेट कोर्ट लगता है एडिशनल एविडेंस टू बी नेसेसरी, इस मामले में कोई एडिशनल एविडेंस लेना चाहिए, शैल रिकॉर्ड इस रीजन, उस एडिशनल रीजन क्यों एडिशनल एविडेंस लिया जा रहा है इसके रीजन को रिकॉर्ड करेगी, एंड मे आइदर टेक सच एविडेंस इटसेल्फ, या फिर ऐसी स्थिति में एडिशनल अपीलेट कोर्ट या तो खुद ही एडिशनल एविडेंस लेगी या फिर और डायरेक्ट इट टू बी टेकन बाय ए मजिस्ट्रेट, और या किसी और मजिस्ट्रेट को वो कह सकती है, अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को कह सकती है कि वो उस एविडेंस को ले ले। और व्हेन द अपीलेट कोर्ट इज अ हाई कोर्ट, यदि अपीलेट कोर्ट खुद ही हाई कोर्ट है बाय ए कोर्ट ऑफ सेशन और ए मजिस्ट्रेट, तो ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट ऑफ सेशन को कह सकता है कि वो एडिशनल एविडेंस ले ले, या फिर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जो है वो कह सकता है कि वो एडिशनल एविडेंस को ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ अगर आप देखें तो जो फर्दर एविडेंस की बात की गई है, यदि कोई अपील इस चैप्टर के अंतर्गत फाइल की गई है और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि इसमें फर्दर एविडेंस या एडिशनल एविडेंस लेने की आवश्यकता है, तो क्यों उसे एडिशनल एविडेंस लेने की आवश्यकता पड़ी है उसका रीजन रिकॉर्ड करना होगा, और ये अपीलेट और रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ेगा कि अपीलेट कोर्ट को ये लिखना होगा कि बगैर एडिशनल एविडेंस को लिए इस मामले का डिस्पोजल नहीं हो सकता है, तो या खुद ही एडिशनल अपील को वो खुद ही रिकॉर्ड कर सकती है या फिर किसी अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट को को कह सकती है कि वो एडिशनल अपील ले ले। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट खुद ही अगर अपीलेट कोर्ट है तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कह सकती है कि वो जो है वो एडिशनल एविडेंस जो है वो इस मामले में या इस मामले में ले ले। दूसरा कहा गया है व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यदि एडिशनल एविडेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जा रहा है हाई कोर्ट के कहने पर, इट और ही शैल सर्टिफाई सच एविडेंस टू द अपीलेट कोर्ट, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन जो है एडिशनल एविडेंस लेने के बाद या जुडिशियल मजिस्ट्रेट एडिशनल एविडेंस लेने के बाद सर्टिफाई करेगा कि ये एविडेंस मेरे समक्ष लिया गया है, एंड सच कोर्ट शैल देयर अपॉन प्रोसीड टू डिस्पोज ऑफ द अपील, तो ऐसी स्थिति में वो जो है सर्टिफाई करके उस अपीलेट कोर्ट को भेज देगा और फिर अपीलेट कोर्ट अकॉर्डिंगली जो है उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगी। जब भी एडिशनल एविडेंस लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि जब हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट के इतर यानी कि जिस कोर्ट में मामला अपीलेट है मामला अपील में है, उस अपीलेट कोर्ट ने अगर कोर्ट ऑफ सेशन को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि आप एडिशनल एविडेंस से ले लीजिए, और ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भी है वो एडिशनल एविडेंस ले रहा है, तो एडिशनल एविडेंस लेने के पश्चात वो सर्टिफाई करेगा कि एडिशनल एविडेंस मेरे सामने लिया गया है और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो
अपीलेट कोर्ट को भेज देगा और फिर अपीलेट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस के आने के बाद जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो उस अपील को जो है वो डिस्पोज ऑफ करेगा। दूसरा कहा गया 432 के सब क्लॉज 2 में व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इट्स सॉरी तीसरा कहा गया द एक्यूज्ड और हिज एडवोकेट शैल हैव द राइट टू बी प्रेजेंट व्हेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन। जब भी एडिशनल एविडेंस दिया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज या उसके अधिवक्ता को जो है कोर्ट में रहना जरूरी है, यानी कोर्ट के सामने ही एडिशनल एविडेंस जो है वो दिया जाएगा। कोर्ट कह रहा है the taking of evidence under this section shall be subject to the provision of chapter 35 as it were in inquiry। जो लास्ट जो सेक्शन कह रहा है दोस्तों 432 का लास्ट सेक्शन कह रहा है, इस सेक्शन के अनुसार यदि आप एडिशनल एविडेंस को ले रहे हैं तो बीएनएसएस के चैप्टर 25 के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा और इस तरीके से एविडेंस दिया जाएगा जैसे मजिस्ट्रेट उस मामले की इंक्वायरी कर रहा है, यानी चैप्टर 25 के प्रावधानों को ध्यान में रखते ही एविडेंस दिया जाएगा। और जब एविडेंस लिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट के सारे पावर उसी तरह से हो जाएंगे जैसे कि वो उस मामले का इंक्वायरी कर रहा है। Section 433 talks about a procedure where judges of court of appeal are equally divided. When an appeal under this chapter is heard by a high court, जब भी कोई अभी अपील इस चैप्टर के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा सुनी जा रही है बिफोर ए बेंच ऑफ जजेस, जहां पर की बेंच है, जजेस की बेंच है, 1 जज, 3 जज, 5 जज, 7 जज, 9 जज, 10, 11 जज की है, एंड दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, और जहां पर की सबके ओपिनियन डिवाइडेड है। द अपील विद देयर ओपिनियन शैल बी लेड बिफोर, मान लीजिए 2 जजेस की बेंच है और दोनों की जो जजमेंट है, दोनों की जो ओपिनियन है वो डिफर्ड है, तो ऐसी स्थिति में फिर उसी हाई कोर्ट के तीसरे जजेस के पास वो मामला जो है वो रेफर कर दिया जाएगा। आफ्टर शैल बी लेड बिफोर अनदर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड दैट जज आफ्टर सच हियरिंग एज ही थिंक फिट, वो जज उस मामले को जैसा ठीक समझे वो सुनेगा। शैल डिलीवर हिज ओपिनियन, और उसके बाद वो अपना ओपिनियन डिलीवर करेगा। एंड द जजमेंट और ऑर्डर शैल फॉलो दैट, और उसके ओपिनियन के अनुसार ही फिर उस मामले का निपटारा किया जाए। मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों, मान लीजिए 4 जजेस की बेंच है और 4 जजेस बेंच ने किसी अपील का निर्धारण कर रही है और उसमें दो जज जो है वो सिमिलर ओपिनियन के हैं और दो जज सेम ओपिनियन के हैं और 2 जज डिफरेंट ओपिनियन के हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 5वें जजेस के पास वो उस मैटर को रेफर कर दिया जाएगा और 5वें जजेस या तो 2 जज के साथ होगा या 1-2 या फिर दूसरे 2 जज के साथ होगा। तो 5वां वाला जज जो भी ओपिनियन देगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो मान लीजिए 2 जज जो है ये चाह रहे हैं कि एक्यूज को कन्विक्शन जो दिया गया वो ठीक दिया गया है, 2 जज कह रहे हैं कि नहीं भाई कन्विक्शन गलत है, उसे एक्यूटल होना चाहिए, और तीसरा जो 5वां जज है वो कह रहा नहीं साहब कन्विक्शन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 3-2 के ओपिनियन से जो है उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोवाइडेड क्लास कह रहा है दोस्तों, इफ वन ऑफ द जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड द बेंच और वेयर द अपील इज लेड बिफोर अनदर जज अंडर दिस सेक्शन दैट जज सो रिक्वायर्ड द अपील शैल बी रीहर्ड एंड डिसाइडेड बाय ए लार्जर बेंच ऑफ द जजेस। इसे ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि अगर बेंच में किसी भी जज को लगता है कि मैटर को हायर बेंच द्वारा सुनाया जाना चाहिए या फिर डिवाइडेड होने पर अगर तीसरे जजेस को मामला भेजा गया है और उस जज को लगता है कि मैटर जो है वो लार्जर बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो उस मैटर को जो है वो लार्जर बेंच के समक्ष रेफर कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर 433 के सब क्लॉज प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि मैटर को जो है वो लार्जर बेंच 433 में कहा गया है कि अगर जजेस इक्वली डिवाइडेड है तो तीसरे जज के उसी हाई कोर्ट के तीसरे जज के पास भेज दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली फैसला दिया जाएगा। और यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कि अगर जजेस को लगता है कि ये मैटर जो है वो लार्जर बेंच के द्वारा सुना जाना चाहिए तो फिर मैटर को लार्जर बेंच के समक्ष रेफर कर दिया जाएगा। अब आई सेक्शन 434 talks about the finality of judgment and order on appeal. The judgment and order passed by an appellate court upon an appeal shall be final. एक बार अगर जजमेंट appellate court ने कोई जजमेंट दे दिया है या ऑर्डर दे दिया है तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर फाइनल होगा, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 418
उस मामलों में जब जब जो केस जो है सेक्शन 480 से या 490 से या 425 के सब क्लॉज 4 या चैप्टर 32 के इतर जितने भी प्रावधान है उस सब पर अगर कोई अपील की गई है और फाइनल ऑर्डर आ गया है तो वो ऑर्डर फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट जो है कोई अपील नहीं की जा सकती है, यानी कोई सेकेंड अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन 4 इसके अपवाद हैं। अपवाद कौन कौन से दोस्तों? 418, 419, 425 सब क्लास 4 और चैप्टर 32। इन 4 सेक्शन में अगर कोई अपील हुई है और तो वो ऑर्डर फाइनल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी बीएनएसएस में धाराएं हैं उस धारा में अंतर्गत अगर अपील हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपील जो है वो फुल एंड फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट कोई भी सेकेंड अपील नहीं हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग द फाइनल डिस्पोजल ऑन अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इन एनी केस द अपीलेट कोर्ट मे हियर एंड डिस्पोज ऑफ ऑन द मेरिट एंड अपील अगेंस्ट एक्विटल अंडर सेक्शन 419 arising out the same case and appeal for enhancement of sentence under section 418 arising out the same case। दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी जजमेंट या ऑर्डर अपील कोर्ट के द्वारा अपील के बाद डिलीवर कर दिया जाएगा तो वो फाइनल होगा, एक्सेप्ट अपवाद है 418, 419, 425 सब क्लास 4 और चैप्टर 32। प्रोवाइडेड में कहा गया है कि यदि किसी क्लास के होते हुए भी अगर अपील जो है वो कन्विक्शन के विरुद्ध अपील फाइनल डिस्पोजल हो जाने पर भी अपील न्यायालय जो है अगर 419 के खिलाफ अगर अपील हुई है तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 419 के अधीन इक्विटल के विरुद्ध उसी मामले से पैदा होने वाली अपील को या धारा 418 के अधीन एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए उसी मामले में यानी 419 जो है वो जो है वो इक्विटल के विरुद्ध अपील है और 418 जो है वो एनहांसमेंट ऑफ जजमेंट के खिलाफ अगर अपील है तो ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट जो है वो फर्दर भी अपील सुन सकता है और मेरिट के अनुसार जो है वो केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। लास्ट है दोस्तों सेक्शन 435 अबेटमेंट ऑफ अपील। कब अपील जो है वो खारिज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दोस्तों। एवरी अपील अंडर सेक्शन 418 और 419 शैल फाइनली अबेट। कोई भी अपील 418 और जो 419 की बात हो रही है दोस्तों, ये काफी कन्विक्शन अपील अगेन कन्विक्शन है और अपील अगेन एनहांसमेंट ऑफ जजमेंट एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंसेस है। तो ऐसी स्थिति में 418 और 419 के में अगर अपीलेट कोर्ट में कोई अपील की गई है तो ऐसी स्थिति में जैसे ही एक्यूज की डेथ होती है वो अपील समाप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को 418 के अंतर्गत कन्विक्टेड किया है, 419 में जो है सजा 418 और 419 में अगर एक्यूज जो है अपने सजा के खिलाफ या सजा के जो मात्रा बढ़ाई गई है उसको घटाने के खिलाफ अगर कोई अपीलेट कोर्ट में किया है और अपील पेंडिंग के दौरान जो है वो एक्यूज की डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चूंकि डेथ हो गई है तो अब फिर किस व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाएगा और किस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, इसलिए तुरंत अपील खारिज हो जाती है, अपील किया जाता है। दूसरा है एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर 418 419 में कहा गया है इसकी इतर जितने भी अपील होंगे एक्सेप्ट अपील फ्रॉम ए सेंटेंस ऑफ फाइन, जहां पर की अपील जो है फाइन के अगेंस्ट नहीं की गई उसको छोड़ के शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपीलेंट। जैसे ही अपीलांट की डेथ होती है अपील जो है वो खारिज की जाती है। नहीं मैक्सिमम मान के चलिए कि अगर फाइन वाला अपील नहीं है तो सारी अपील जो है एक्यूज के यानी जिस व्यक्ति ने अपील किया है उसके मृत्यु होने के साथ ही वो अपील जो है वो अबेट हो जाती है, नहीं रद्द हो जाती है। प्रोवाइडेड क्लॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज वेयर द अपील इज अगेंस्ट अ कन्विक्शन, जहां पर भी अपील जो है वो कन्विक्शन के अगेंस्ट किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और उस व्यक्ति ने हायर कोर्ट में अपील किया, हाई कोर्ट में अपील किया है एंड सेंटेंस ऑफ द डेथ यानी कि जहां भी मामला डेथ सेंटेंस का है और ऑफ इम्प्रिजनमेंट जहां पर भी कैद का मामला है एंड द अपीलेंट डाइज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, जहां पर कि एक्यूज को जो है वो डेथ सेंटेंस दिया गया है या फिर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील एक्यूज की डेथ हो जाती है।
एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव में, तो ऐसी स्थिति में उस एक्यूज का कोई भी नियर रिलेटिव की परिभाषा नीचे बताई गई दोस्तों एक्सप्रेशन क्लॉज में, कोई भी नियर रिलेटिव जो है विद इन 30 डेज ऑफ द डेथ ऑफ द अपीलेंट, दोस्तों याद रखिएगा 30 दिन फ्रॉम द डेथ ऑफ द अपीलेंट, अपीलांट की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर जो है अप्लाई टू अपीलेट कोर्ट, उस अपीलेट कोर्ट को अप्लाई करेगा फॉर लीव टू कंटिन्यू, हाई उस अपीलेट कोर्ट से परमिशन मांगेगा कि मैं इस अपील को कंटिन्यू करना चाहता हूं और अपीलांट की जगह मुझे जो है वो अपीलांट ट्रीट करते हुए उस केस को फर्दर कैरी ऑन करिए। तो ऐसी स्थिति में अगर अपीलेट कोर्ट उसके इस आवेदन को ग्रांट कर लेती है, अपील को जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में उस केस को अपीलांट की मृत्यु के बाद भी जारी रखा जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्यों हम अपीलांट की मृत्यु के बाद भी केस को जारी रख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर कोई भी अपीलार्थी जो आ जाता है, एक तो ये रीजन हुआ। दूसरा, तो ऐसी स्थिति में अगर एग्रीड पार्टी की मृत्यु भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर अपीलांट की मृत्यु भी आती है तो एग्रीड पार्टी जो है वो चाहे तो उस केस को चला सकता है, एक तो ये रीजन। दूसरा ये रीजन हुआ दोस्तों जो बहुत ही रिलेवेंट रीजन है, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है, डेथ पेनल्टी दी गई है, उसके ऊपर समाज में एक कलंक लग गया है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्शन किया है और उसे डेथ पेनल्टी दी है या किसी भी 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है, और तो उस सजा के अगेंस्ट अगर वो अपील करता है, यानी कि उसके ऊपर एक आरोप सिद्ध हो चुका है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, अपील में इसे इसलिए रिलेटिव के द्वारा कंटिन्यू किया जाता है ताकि अगर कल को अपीलेट कोर्ट इस एक्यूज को बरी कर दे, तब ऐसी स्थिति में अगर मामला अपीलेट कोर्ट में चलाने के बाद फाइनल जजमेंट जब आएगा, अपीलेट कोर्ट मान लीजिए उसे बरी करता है, तो कम से कम ये वो चैन से वो अपीलांट जो है वो चैन से इस दुनिया से रुखसत होके जाएगा कि चलो कम से कम मरने के बाद जो है उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे हटा लिया गया। यानी कि वो होता है राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी चैन से मरने का अधिकार जो है वो आराम से, तो इसलिए उसके रिलेटिव को ये पावर है कि कम से कम वो कोर्ट उसे सजा मुक्त कर दे ताकि रिलेटिव को उस एक्यूज पर्सन को जिसकी डेथ हो गई है वो कम से कम अब चैन मिल जाए कि वो इस मामले से बरी कर दिया गया, इसीलिए उस केस को चलाने का अधिकार दिया गया है। अदरवाइज ज्यादातर मामले में जो है वेट करके उस मैटर को ही 431 में कहा गया है कि अगर एक्यूटल इन्हांसमेंट का पनिशमेंट या कोई और सजा है तो ऐसी स्थिति में जैसे ही अपीलार्थी की मृत्यु होती है वो अपील जो है अबेट हो जाती है। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर आप एक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है या फिर कोई पनिशमेंट दी गई है, जेल दिया गया है और उसके खिलाफ उसके रिलेटिव को चलाने का राइट इसलिए दिया गया है ताकि उसे अपीलेट कोर्ट के द्वारा जो है वो बाइज्जत बरी का आदेश पारित करवाया जा सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा का पूरा अपील का जो प्रावधान है वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल ईच एंड एवरी वर्ड्स ऑफ दिस प्रोविजन वी हैव डिस्कस थारोली एंड आई होप दैट कि आप सभी को ये पूरा का पूरा अपील चैप्टर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।